दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में। और काफ़ी दिनों से आप सभी लोगों की क्लास नहीं हो पा रही थी कुछ कारण से, लेकिन अब हम सभी लोग आज की क्लास में हम लोग ज्योग्राफी की चर्चा करेंगे। और ये क्लास जो है यूपी टेट स्पेशल है, यूपी टेट वालों के लिए है, क्योंकि समय बहुत कम है। तो हमने सोचा कि जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ज्योग्राफी की, जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, जहाँ से परीक्षाओं में प्रश्न बनता है, उस टॉपिक को हम लोग चर्चा कर लेते हैं। और एक महीने की ही टाइम आप लोगों के पास बची हुई है, 1 से 1.5 महीने की। तो आप इधर जो है कुछ प्रैक्टिस भी करेंगे और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनकी आप लोग तैयारी भी करें, ठीक है। तो आइए हम लोग आज टॉपिक को शुरू करते हैं। और आज हम लोगों को पढ़ना है अपवाह तंत्र। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। इसमें नदियों के बारे में हम सभी लोग चर्चा करेंगे, यहाँ से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। तो आप लोग हेडिंग बनाएंगे अपवाह तंत्र, अपवाह तंत्र, ठीक है। अपवाह तंत्र किसे कहते हैं? सबसे पहले तो ये एक परिभाषा बनती है आपका कि अपवाह तंत्र किसको कहा जाता है, ठीक है ना। तो ध्यान दो आप सभी लोग कि जल के एक निश्चित धारा में प्रवाह को क्या कहते हैं? अपवाह तंत्र कहते हैं। तो यहाँ पर आप लोग नोट करेंगे कि जल के एक निश्चित धारा में प्रवाह को अपवाह कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवाह कहते हैं। यानी कि जलधारा के एक निश्चित प्रवाह को हम लोग क्या कहते हैं? अपवाह कहते हैं। जल के एक निश्चित धारा में प्रवाह को क्या कहा जाता है? अपवाह कहा जाता है। और ध्यान दो कि धाराओं का जो एक तंत्र बनता है, जैसे आपका ये जल जो है धाराओं में बह रहा है, धाराओं का जो एक तंत्र होता है, एक जाल होती है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे अपवाह तंत्र कहा जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोग लिख लेंगे कि जलधाराओं के तंत्र को अपवाह तंत्र कहते हैं। आप इसे नोट करिए, मैंने कुछ परिभाषाएं लिखवा दी 2 लाइन की। अपवाह तंत्र की परिभाषा है कि जल के एक निश्चित धारा में प्रवाह को हम लोग अपवाह कहते हैं, और जल धाराओं के तंत्र को हम लोग क्या कहते हैं? अपवाह तंत्र कहते हैं। छात्रों, इस टॉपिक में हम सभी लोग चर्चा करेंगे नदियों के बारे में। तो सबसे पहले हम सभी लोग देखेंगे कि हमारे भारत में जो नदियां हैं उनका जो अपवाह है किन किन क्षेत्रों से होता है। यहाँ से हम लोग चर्चा करेंगे एकदम डिटेल से, और एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो सबसे पहले आप लोग एक हेडिंग बनाएंगे, 1-2 पॉइंट्स और आप नोट करिए यहाँ पर। नदी द्रोणी किसे कहते हैं? देखिए प्रश्न पूछ लेता है, नदी द्रोणी किसे कहा जाता है? इसको भी नोट करिए साथ में। तो नदी द्रोणी किसे कहा जाता है आप लोग बताएंगे। नदी द्रोणी की जब कभी बात होती है तो बड़ी नदियों की जो जलधाराएं होती हैं, या बड़ी नदियों का जो जल क्षेत्र होता है या अपवाह क्षेत्र होता है, उसे क्या कहा जाता है? नदी द्रोणी कहा जाता है। तो यहाँ पर आप नोट करेंगे कि बड़ी नदियों का अपवाह क्षेत्र, यानी कि बड़ी नदियों का जो अपवाह क्षेत्र होगा वो क्या कहलाता है आपका? तो उसे हम लोग नदी द्रोणी कहते हैं। और इसके बाद एक अगली परिभाषा आप लोग लिखेंगे, जल संभर किसे कहा जाता है? ये भी परीक्षा में पूछ लेता है कि जल संभर किसको कहा जाता है। तो जल संभर की अगर बात करता है तो छोटी जो नदियां होती हैं, छोटी नदियां या छोटे जो नाले होते हैं, उनका जो अपवाह क्षेत्र होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? जल संभर कहेंगे। यानी कि छोटी नदियां या नालों का अपवाह क्षेत्र क्या कहलाएगा आपका? जल संभर कहलाएगा। आप इसे याद करेंगे। जैसे आपसे प्रश्न पूछेगा कि बड़ी नदियों का अपवाह क्षेत्र क्या कहलाता है, तो बड़ी नदियों का जो अपवाह क्षेत्र है वो नदी द्रोणी कहलाएगा आपका, ठीक है। और छोटी नदियों का जो अपवाह क्षेत्र होगा वो क्या कहलाएगा? जल संभर कहलाएगा। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक भी करें, लेकिन शेयर ज़्यादा करेंगे क्योंकि जो बच्चे तैयारी करने वाले हैं उन्हें वीडियो मिल जाए। शेयर आप लोग जरूर करिए वीडियो को, ठीक है।
नेक्स्ट अगले पॉइंट पे हम लोग चलेंगे और हेडिंग बनाएंगे आप सभी लोग, भारत का नदी तंत्र। हेडिंग बनाइए भारत का नदी तंत्र, और यहाँ से हम लोग चर्चा को शुरू करते हैं कि भारत का नदी तंत्र, यानी कि भारत में जो नदी तंत्र है वो कौन कौन सा है उसको हम लोग देखेंगे। तो पहला नदी तंत्र आपका होगा कौन सा, हिमालयी नदी तंत्र। हिमालयी नदी तंत्र, यानी कि पहला पॉइंट आपका बनेगा हिमालयी नदी तंत्र, अर्थात हिमालय से निकलने वाली सभी नदियों को हम लोग क्या कहेंगे, हिमालयी नदी तंत्र कहेंगे। दूसरे पॉइंट की तरफ हम लोग पढ़ेंगे, और कौन सी नदी है आपका, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र, ये दूसरा पॉइंट आपका यहाँ पे बनेगा, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। तीसरे पॉइंट की तरफ आप लोग बढ़ेंगे, तो तीसरा पॉइंट यहाँ बन जाएगा स्थलीय नदी तंत्र, यानी कि स्थलीय नदी तंत्र हो जाएगा आपका। देखिए हिमालयी नदी तंत्र, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र, स्थलीय नदी तंत्र, ठीक है। यानी कि जो नदियां हिमालय से निकलती हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, हिमालयी नदी तंत्र कहेंगे। जो नदियां प्रायद्वीपीय क्षेत्र में बहती हैं उन्हें हम लोग प्रायद्वीपीय नदियां कहेंगे। और जो नदियां अपने जल को सागर या महासागर तक नहीं पहुंचा पाती हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्थलीय नदियां कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसकी चर्चा करेंगे हिमालयी नदी तंत्र की। तो इसमें 3 भागों में इसको हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। पहला होता है आपका गंगा नदी तंत्र, क्या हो जाएगा यहाँ पर, गंगा नदी तंत्र हो जाएगा आपका। दूसरा क्या हो जाएगा यहाँ पर, दूसरे पार्ट को आप लोग पढ़ेंगे यहाँ पर, तो सिंधु नदी तंत्र, या पहले आप लोग लिख लेंगे यहाँ पर सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र हो जाएगा। इसके बाद हो जाएगा आपका गंगा नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र हो जाएगा। तीसरे पार्ट पर यहां पर हम लोग पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, यानी कि 3 पार्ट में हिमालयी नदी तंत्र को हम लोग पढ़ते हैं। एक है आपका सिंधु नदी तंत्र, अर्थात सिंधु के साथ में जो इसकी सहायक नदियां होंगी उसको हम लोग पढ़ेंगे। गंगा नदी तंत्र को हम लोग पढ़ेंगे, जो गंगा की सहायक नदियां तथा गंगा नदी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में जब बात होती है, यानी कि ब्रह्मपुत्र किस जो सहायक नदियां होंगी उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय नदियों को। तो ध्यान दीजिए, ये प्रायद्वीपीय नदियों की जब हम लोग बात करते हैं तो वो कौन कौन सी नदियां हैं जो प्रायद्वीपीय नदियां कहलाएंगे आपका। तो यहाँ पर आप लोग लिखेंगे, यहाँ मैं करके ऐसे लिख रहा हूँ, ध्यान देना। इसको हम लोग 2 भागों में पढ़ते हैं। जैसे पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां, यहाँ पर लिखो, पहले लिखेंगे आप सभी लोग पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां, यानी कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हो जाएंगी। और इधर आप लोग पढ़ेंगे पूर्व की ओर बहने वाली नदियां, इधर हो जाएंगी आपका पूर्व की ओर बहने वाली नदियां, ठीक है। देखिए यहाँ पर इधर पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं और इधर आपका पूर्व की ओर बहने वाली नदियां हैं। अर्थात जब हम लोग प्रायद्वीपीय भारत की नदी तंत्र को हम लोग पढ़ते हैं तो इसे 2 भागों में हम लोग पढ़ेंगे। एक पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां, अर्थात जो नदियां अपने जल को किधर लेकर जाकर गिराती हैं, अरब सागर में लेकर जाकर गिराती हैं, और जो नदियां अपने जल को लेकर के जो है बंगाल की खाड़ी में गिराती हैं, ठीक है। इनको 2 भागों में पढ़ा जाता है। अंतःस्थली की अगर हम लोग बात करते हैं तो अंतःस्थली नदी किसे कहा जाता है, ध्यान देना। वे नदियां, लिख लेंगे यहाँ पर आप लोग एक लाइन, वे नदियां जो अपने जल को सागर तक या महासागर तक, सागर या महासागर तक नहीं पहुंचा पाती हैं, यानी कि वे नदियां जो अपने जल को सागर या महासागर तक नहीं पहुंचा पाती हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, अंतःस्थलीय नदियां कहते हैं। एग्जाम्पल में यहाँ पर लिख लेंगे आप सभी लोग, लूनी नदी राजस्थान में बहती है, ये लूनी नदी, इसे आप लोग नोट करिए और ये स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए मैं इसको मिटा रहा हूं
और आगे हम लोग चर्चा करेंगे एक एक करके सबके बारे में। जितने भी पॉइंट्स हैं आप लोग अपने नोटबुक में सबको नोट करते चलेंगे। अब कुछ एग्जाम्पल हम सभी लोग लिख लेते हैं प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में कि कौन सी नदियाँ पश्चिम की ओर बहती हैं और कौन सी नदियाँ पूर्व की ओर बहती हैं। तो यहाँ पर आप लोग एक हेडिंग बना लेंगे, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। फिर से एक हेडिंग बनाएंगे या उसी में लिखेंगे आप लोग नीचे प्रायद्वीपीय, चूँकि जगह कम थी, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। इसमें हमने लिखवाए थे कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ और पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ। ठीक है, तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों को पहले आप लोग लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ, यानी कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हो जाएंगी। और इधर आपका क्या हो जाएगा, पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ, पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ हो जाएंगी। अब ध्यान दीजिए आप लोग, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों को हम लोग एग्जाम्पल में लिख लेते हैं। सबसे पहली नदी को पूछा जाता है पेपर में, तो इसमें पहली नदी कौन सी हो जाएगी आपका, नर्मदा नदी हो जाएगी। क्या हो जाएगी आपका, नर्मदा नदी, जिसको आप सभी लोग जानते हैं ये डेल्टा नहीं बनाती है, क्या बनाती है, ये एस्चुरी बनाती है। इसके बाद जो दूसरी नदी आएगी आपका वो हो जाएगी ताप्ती नदी हो जाएगी आपका। और ये दो नदियाँ ऐसी प्रमुख नदियाँ हैं जो डेल्टा नहीं बनाती हैं, क्या बनाती हैं, एस्चुरी बनाती हैं। और ये नदियाँ जो है अरब सागर में अपने जल को ले जा करके गिराती हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो एक नदी और होती है आपका, जिसे हम लोग कहते हैं माही नदी के नाम से जानते हैं। उसको क्या कहते हैं, माही नदी कहते हैं, माही नदी है। और इसके बाद चौथी नदी जो आपका होती है वो कौन सी नदी हो जाएगी आपका, साबरमती नदी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, साबरमती नदी हो जाएगी। ठीक है, और ये जो नदियां हैं ना, ये अपने जल को अरब सागर में गिराती हैं। कहाँ गिराती हैं, अरब सागर में। ये नदियां अरब सागर में गिरती हैं। यहाँ पर नोट करेंगे आप सभी लोग। पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदियाँ यही हैं। नर्मदा जो सबसे बड़ी नदी कहलाती है, नर्मदा है, ताप्ती है, माही नदी है और साबरमती नदी है। ये नदियाँ अपने जल को कहाँ ले जाकर गिराती हैं, तो ये नदियाँ अपने जल को अरब सागर में ले जा करके गिराती हैं। इसके बाद हम लोग पूर्व की ओर बहने वाली नदियों के बारे में पढ़ लेंगे कि पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली वो नदियाँ कौन कौन सी हैं, उनको आप सभी लोग नोट करिए। तो इसमें देखेंगे आप लोग, पहली नदी लिखेंगे आप लोग यहाँ पे महानदी लिखेंगे आप लोग। और ध्यान दीजिए यहाँ पर एक कंफ्यूजन होता है, जैसे वो देता है कि निम्नलिखित में से वो कौन सी प्रायद्वीपीय नदी है जो अपने जल को लेकर के बंगाल की खाड़ी में गिराती है। तो ऑप्शन में महानदी भी होता है और ये माही नदी भी होता है, दोनों होता है। तो आप लोग ध्यान रखिए, जो माही नदी है वो अपने जल को अरब सागर में गिराती है, और ये जो महानदी है ये अपने जल को कहाँ पर गिराती है, बंगाल की खाड़ी में गिराती है, पूर्व में गिराती है। ठीक है ना, माही नदी के बाद आपका हो जाएगी कौन सी नदी, गोदावरी। क्या हो जाएगी आपका, गोदावरी हो जाएगी। और गोदावरी नदी भी अपने जल को कहाँ ले जाकर के गिराती है, ये ले जाकर के अपने जल को बंगाल की खाड़ी में गिराती है, जिसे हम लोग दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट अगला है आपका कृष्णा नदी। ठीक है, कृष्णा नदी हो जाएगा आपका, जो महाराष्ट्र महाबलेश्वर की पहाड़ियों से निकलती है और अपने जल को लेकर बंगाल की खाड़ी की तरफ बढ़ती है ये। इसके बाद है कावेरी नदी, जो दक्षिण भारत की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। ठीक है ना, दक्षिण भारत की सबसे पवित्र नदी कही जाने वाली है कावेरी नदी, आप लोग इसे याद रखेंगे। ठीक है, और ये हमेशा वर्ष भर जल से क्या होती है, भरी रहती है, क्योंकि यहाँ पर लौटता हुआ मानसून भी वर्षा कर देता है, जिसके कारण इसमें जल का अभाव नहीं पाया जाता है। तो ध्यान दो आप सभी लोग, ये माही नदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये चार नदियाँ जो हैं ये अपने जल को ले जाकर कहाँ गिराती हैं, ये बंगाल की खाड़ी में अपने जल को गिराएंगे। यहाँ पर आप लोग नोट करेंगे, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, बंगाल के खाड़ी में गिरती हैं। ये नदियाँ अपने जल कहाँ गिराती हैं, बंगाल खाड़ी में। आइए एक छोटे से मैप में मैं आपको दिखा दूं कि कहाँ पर अरब सागर है और कहाँ बंगाल की खाड़ी है। तो ध्यान देना, ये आपका हो जाता है
मैप में आप सभी लोग देखेंगे ध्यान दीजिए। देखो ये भारत का मैं शार्ट मैप बनाया हूँ, ये आपका गुजरात वाली एरिया हो जाएगी आपका, ये महाराष्ट्र हो जाएगा आपका। ध्यान दीजिए एक चीज़ और, देखिए ये बांग्लादेश है, ये आपका बांग्लादेश है। तो ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला, इसे हम लोग कहते हैं बंगाल की खाड़ी। क्या कहते हैं इसको? बंगाल की खाड़ी इसको कहा जाता है। ठीक है, ये है आपका बंगाल की खाड़ी। यहाँ पर नोट कर लेंगे आप लोग, समझ लेंगे जो लोग नहीं जानते हैं। बंगाल की खाड़ी है, ये बंगाल की खाड़ी है। और ये आपका जो पार्ट है ये क्या कहलाता है? ये आपका कहलाता है अरब सागर। अरब सागर कहलाएगा। ये है खंभात की खाड़ी, ध्यान देना। ये ऐसे जो मैप घूमता है ये खंभात की खाड़ी है, ये आपका कच्छ कारण हो जाएगा और ये बंगाल की खाड़ी हो जाएगी आपका। ठीक है, तो ये वाली जो नदियाँ हैं वो नदियाँ अपने जल को इधर गिराती हैं, ये ऐसे बहते हुए आएंगी और अपने जल को जो है इधर गिराती हैं, यानी कि बंगाल खाड़ी में गिराएंगी। और बाकी ये वाली जो नदियां हैं ये अपने जल को ला करके कहाँ गिराती हैं? खंभात की खाड़ी में, अरब सागर में आकर के ये नदियां अपने जल को गिराती हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग इसको समझेंगे, आप लोग इसे नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए नोट करते रहें आप सभी लोग, और वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, क्योंकि जो बच्चे तैयारी करने वाले हैं वो वीडियो सबको मिल जाए। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और जो कुछ भी आपको समझ में नहीं आता है आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिसमें लिखने की आपको आज़ादी है। आप लिख करके हमको बताएं कि जो चीज़ समझ में नहीं आएगा उस पर फिर चर्चा कर दी जाएगी। ठीक है, लेकिन देखिए यूपी टेट वाले बच्चों, समय बहुत कम है आप लोगों के लिए, और तैयारी आप लोगों को ज़्यादा करना है, मेहनत भी ज़्यादा करना है। तो आप सभी लोग तैयारी में जुटिए और सफलता को प्राप्त करिए। ठीक है, बिना तैयारी का कुछ होने वाला नहीं है, तो आप लोग लगातार तैयारी से जुड़े रहें। चलिए अब हम लोगों को पढ़ना है, सबसे पहले भारतीय नदी तंत्र में हम लोग पढ़ेंगे हिमालयी नदी तंत्र को। ठीक है, तो यहाँ पर एक हेडिंग बनाएंगे आप सभी लोग, हिमालयी नदी तंत्र। हिमालयी नदी तंत्र हेडिंग बनाएंगे, और इसमें जो पढ़ना है आपको सबसे पहले वो पॉइंट पढ़ना है आपका सिंधु नदी तंत्र। क्या पढ़ना है आपको? सिंधु नदी तंत्र। यहाँ पर हेडिंग बना ले आप लोग, सिंधु नदी तंत्र। यानी कि सिंधु नदी तंत्र के बारे में सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे, और इसके बाद हम लोग गंगा नदी तंत्र की तरफ आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो सिंधु नदी तंत्र की हम लोग अगर बात करें तो ये सिंधु नदी तंत्र किन नदियों के मिलने से बनता है, सबसे पहले तो ये बात होगी आपका। तो ध्यान दीजिए आप लोग कि सिंधु नदी तंत्र जो है ये सिंधु नदी किन से मिलकर बनता है आपका? ये सिंधु नदी तथा पंचनद से मिलकर बनता है। किन से? पंचनद। ध्यान दीजिएगा, सिंधु नदी तंत्र जो है ये सिंधु नदी और पंचनद यानी कि 5 नदियों के मिलने से बनता है। तो पंचनद कौन कौन सी नदियां होंगी, आइए हम लोग उनकी चर्चा करते हैं। तो ध्यान दीजिए आपका, ये पंचनद में आप लोग देखेंगे एक एक करके सभी नदियों को लिखेंगे। यहाँ पर पहली नदी हो जाएगी आपका कौन सी? झेलम नदी। दूसरी नदी यहाँ पर हो जाएगी आपका चिनाब नदी, चिनाब नदी, झेलम नदी, चिनाब नदी। इसके बाद आपका हो जाएगी रावी नदी, रावी नदी हो जाएगी। आगे हो जाएगी आपका ब्यास नदी, ब्यास नदी हो जाएगी आपका। और लास्ट में हो जाएगी आपका सतलज नदी, सतलज नदी। यानी कि 5 नदियां होती हैं, 5 नदियां मिल करके जो है क्या बनाती हैं आपका? पंचनद का निर्माण करती हैं। ठीक है ना, ध्यान देना, ये दिखाई नहीं दे रहा आप लोगों को? चलो ऊपर ही मैं लिख दे रहा हूं या यहाँ पर लिख दे रहा हूं एक नदी, सतलज नदी, सतलज नदी। नोट करिएगा आप सभी लोग, ये 5 नदियां देखिए, सतलज नदी, झेलम नदी 3 और 2 5, यानी कि ये 5 नदियां और सिंधु नदी मिलकर के क्या बनाती हैं आपका? सिंधु नदी तंत्र का निर्माण करती हैं ये नदियां। अब यहाँ से कभी कभी आपसे प्रश्न पूछ लेता है कि सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो सिंधु की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है ना वो चिनाब नदी है। सिंधु की, इसे लिख लेंगे आप लोग, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है ये, सहायक नदी है। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है ये,
भारत की तरफ से मिलने वाली सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी भी पूछ लेता है। तो चिनाब नदी है आपका, जो सबके जल को ले जा करके पाकिस्तान में सिंधु नदी में क्या करती है, गिरा देती है सबके जल को। मिठानकोट में एक जगह पड़ता है जहां पे ये नदी जा करके सिंधु नदी से मिलती है आपका, ठीक है। तो इसे नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सभी नदियों को नोट करिए। चलिए अब अगला पॉइंट यहां से नोट करेंगे आप सभी लोग। एक चीज और, इन नदियों के प्राचीन नाम को पूछ लेता है। तो इन नदियों का प्राचीन नाम आपको जरूर याद होना चाहिए। आइए हम उनका प्राचीन नाम भी लिखवाते हैं, आप सभी लोग नोट करेंगे और याद करेंगे, ठीक है ना। तो एक तरफ लिखेंगे आप सभी लोग, ध्यान दीजिए, सिंधु नदी तंत्र ये चल रहा है टॉपिक, कंफ्यूज नहीं होंगे आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पर आप सभी लोग लिखिए, एक तरफ लिख लेंगे नदी और दूसरी तरफ यहाँ पर लिखेंगे प्राचीन नाम, प्राचीन नाम, ठीक है। एक एक करके सबको लिखना है। सबसे पहले लिखेंगे आप सभी लोग झेलम नदी को, झेलम नदी, यानी कि झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या है। तो झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या होता है, कोई बताए। झेलम नदी का जो प्राचीन नाम होगा उसे हम लोग कहते हैं बीतस्ता नदी। क्या कहते हैं इसको, बीतस्ता नदी कहा जाता है झेलम को। झेलम को किस नाम जानते हैं, प्राचीन नाम इसका क्या है, बीतस्ता है आपका, ठीक है ना। और इसके बाद सिंधु, या फिर चलो झेलम के बाद हो जाएगा आपका दूसरा हो जाएगा चिनाब नदी। क्या हो जाएगा आपका, चिनाब नदी। चिनाब नदी का जो प्राचीन नाम है इसको हम लोग किस नाम जानते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं अस्किनी के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं इसको, अस्किनी नदी इसको कहा जाता है, चिनाब को। तीसरा है आपका, तीसरे पॉइंट की तरफ आप लोग बढ़िए, और तीसरी नदी है आपका रावी नदी। रावी को किस नाम से हम लोग जानते हैं, तो रावी को कहा जाता है पौरुषणी नदी। क्या कहते हैं, पौरुषणी नदी, पौरुषणी नदी कहते हैं इसको। और तीसरे पॉइंट पर आप लोग बढ़ेंगे, चौथे पर, तो चौथा आपका हो जाएगा ब्यास नदी। ब्यास नदी, और ब्यास नदी का जो प्राचीन नाम है वो क्या है आपका, तो ब्यास का प्राचीन नाम हो जाएगा आपका बिपाशा। क्या हो जाएगा आपका, बिपाशा नदी हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद आपका होता है सतलज नदी। सतलज को क्या हम लोग कहते हैं, 5वें नंबर पर हो जाएगी आपका सतलज। सतलज नदी को कहा जाता है सतुद्री के नाम से इसको जानते हैं। क्या कहते हैं इसको, सतुद्री नदी इसको कहा जाता है, सतुद्री। नोट कर लेंगे, सतलज को जो है सतुद्री के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। सतुद्री नदी इसको कहा जाता है, सतुद्री, ठीक है। तो ये है इनका प्राचीन नाम। और एक चीज और यहाँ पर लिख लेंगे, सिंधु का प्राचीन नाम पूछ लेता आपसे कि सिंधु का प्राचीन नाम क्या है। तो सिंधु को देखेंगे आप सभी लोग, इसको सिंध भी कहते हैं, नहीं तो सिंधु ही कहा जाता है इसको। और इसको इंडस नदी कहा जाता है। क्या कहता है इसको, इंडस नदी भी इसको कहा जाता है। यानी कि सिंध को जो सिंध या इंडस नदी के नाम से हम सभी लोग जानते हैं। तो आप इसे नोट करिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ से, यहाँ पर आप लोगों से जैसे कॉलम में प्रश्न पूछता है, जैसे आप लोग ध्यान देंगे, जैसे आपसे प्रश्न करेगा, मैं यहाँ पे 4 ऑप्शन लिख रहा हूँ, आप लोग देखेंगे, जैसे चिनाब पौरुषणी, बी लिखेगा, ऑप्शन नंबर ए हो गया ये। ऑप्शन नंबर बी यहां पर हो जाएगा आपका सतलज, सतुद्री। सी हो जाएगा सिंधु, इंडस। डी हो जाएगा आपका ब्यास, बिपाशा। अब आपसे प्रश्न करेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा जो मेल है वो गलत है, या निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन गलत है, आपसे प्रश्न करेगा। यहां से ऐसे ही प्रश्न बनता है, जैसे पूछेगा चिनाब का प्राचीन नाम क्या पौरुषणी है, नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या है, गलत हो जाएगा। सतलज का सतुद्री होता है, सिंधु का इंडस होता है, ब्यास का बिपाशा होता है। तो यहाँ पर ये तीनों सही हैं, लेकिन ये चिनाब वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। इस तरीके से प्रश्न आपसे करता है कि कौन सा कॉलम गलत है, या फिर आपसे पूछ लेगा कि चिनाब का प्राचीन नाम क्या है, अस्किनी है, झेलम का प्राचीन नाम क्या है, बीतस्ता है। ऐसे करके आपसे प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स को आप लोग नोट करिए, चूंकि ये क्लास ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो आज इस क्लास में हम लोग सिर्फ और सिर्फ यहीं तक चर्चा करेंगे। अब इसके आगे हम लोग को क्या करना है,
मैप पर, ग्राफ पर इन सभी नदियों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सिंधु नदी को हम लोग ग्राफ पर देखेंगे, मैप पर। तो आप सभी लोग क्लास से जुड़े और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और क्लास को मिस नहीं करेंगे। नेक्स्ट अगले क्लास जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, उसमें हम सभी लोग भारत के मैप पर इनको देखेंगे, नदियों को बना करके देखेंगे, जहाँ से आप जब पढ़ लेंगे तो आपको ये पूर्ण रूप से नदियाँ याद हो जाएंगी। ठीक है, तो अगले क्लास को आप सभी लोग मिस नहीं करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दो, क्योंकि जो बच्चे हैं उनको ये वीडियो मिल जाए और भी जो लोग तैयारी करने वाले हैं। ठीक है, तो अब हमको आप सभी लोग इजाज़त दीजिए, फिर अगली क्लास में आप लोगों से मुलाकात होगी। धन्यवाद।